सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दावा है कि 7 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार कर दिया, जिस पर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है और बहिष्कार के लेटर को ही पूरी तरह से फर्जी बताते हुए इसमें आरजेडी की साजिश का आरोप लगाया है, जिस पर इमारत-ए-शरिया का भी जवाब आया। इमारत-ए-शरिया के महासचिव ने दावा किया है कि ये लेटर पूरी तरह से असली है और इस फैसले में आरजेडी की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि बहिष्कार के लेटर पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ लोगों को बुलाया परसों अपने यहाँ खाने पे, जिसका फोटो भी वायरल हो गया है। उन लोगों के द्वारा एक फर्जी लेटर जारी किया गया है, जिसमें 1-2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और वो लोग आ रहे हैं अफ्तार पार्टी में। और 2-1 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, उनका नाम दिया गया है। तो ये सब यानी एक लेटर पैड पे कुछ लोगों का नाम लिख करके आप 2 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आखिर नीतीश खालिद अनवर जेडीयू के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि ये लेटर फर्जी भी है, ये दावा कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं न कर रहे हैं वो तो हमने सुना नहीं, इसलिए हम उसके बारे में क्या कहेंगे। हम इतना कहते हैं कि लेटर सही है। इसमें आरजेडी या किसी भी पार्टी का कोई मसला नहीं है। इमारत-ए-शरिया और दीगर मिली तंजीमें किसी पार्टी के दबाव में नहीं आती, ये खुद फैसला करती हैं हालात को देखकर, सारी चीज़ों को देखकर और टॉपिक और इशू को मद्देनजर रखते हुए। ये किसी पार्टी के दबाव में ये फैसला नहीं लिया गया। तो मुस्लिम संगठनों के से नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार के ऐलान पर चिराग पासवान का भी बयान सामने आया। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुसलमानों का हिमायत बने आरजेडी से भी सवाल होना चाहिए कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या किया। इन संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाए, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाए, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाए, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए। इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि उन्हें नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें जो करना है वो करें। वहीं गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ में कहा कि उन्होंने 20 साल में बिहार को नर्क से स्वर्ग में बदल दिया है और 20 साल पहले बिहार में कुछ नहीं था। हमको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, जिसको रखना है रखे। तेजस्वी के तरह मन हो टिक्का मिटा दे, टोपी पहने, जिसको मन हो सो करे। नीतीश कुमार ने तस्वीर बदल दी। जो 2005 के पहले घर से नहीं निकलते थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, आज के बच्चे जो 30 साल के हैं वो नहीं उनको मालूम होगा, क्योंकि वो 20 साल पहले 10 वर्ष के होंगे। नीतीश कुमार ने नर्क से स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। तो मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बॉयकॉट करने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों के रुख की निंदा की है। मंत्री जमा खान ने मिल बैठकर समाधान निकालने की बात कही, जबकि आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। धर्म वही है जो सबको जोड़े। धर्म में राजनीति की जगह नहीं होती है, और राजनीति और स्वार्थ जिस धर्म में आ जाए फिर वो धर्म नहीं रह जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वधर्म समभाव के भाव से काम करते हैं और लोग इसमें राजनीति करे, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि अफ्तार पार्टी में हम सब लोग चलें, उसके बाद बैठकर नेता नीतीश कुमार जी से और लोगों से बैठकर बात करेंगे और जरूर ये बात नेता हमारा ख्याल रखेंगे कि हमारे आस्था का मामला है, हमारे जो भी वक्त का मामला हो या इदारा का मामला हो, नेता नीतीश कुमार जी हम साथ खड़े रहेंगे, ये विश्वास है। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है, जबकि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ बिहार का विकास और आपसी सद्भाव के साथ चल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके चिपक गए सत्ता के खातिर, और भारतीय जनता पार्टी जो हर रोज
समाज को बांटने की कोशिश करती है और समाज को बांट रही है, और आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके विधायक बोलते हैं, समाज को गाली देते हैं, आप चुप रहते हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं। तो सर चिंता मत करिए, अभी तो कुछ लोगों ने आपका बॉयकॉट किया है, जनता दल यू का बॉयकॉट किया है। 2025 में बिहार की 14 करोड़ जनता एनडीए और आपको बॉयकॉट करनी जा रही है। पूर्वी चंपारण के कोटवा में स्वर्गीय यमुना यादव की पुण्यतिथि में लालू प्रसाद शामिल हुए। लालू प्रसाद ने यहां सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। लालू प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लालू प्रसाद ने माई बहन योजना का भी जिक्र किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लालू प्रसाद की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आज लालू प्रसाद ने एक संबोधन के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है और उन्हें सीएम बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। लालू प्रसाद ने माई बहन योजना का भी जिक्र किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की जब लालू प्रसाद मंच पर मौजूद थे और मंच से उन्होंने लोगों को संबोधित किया और एक बार फिर से ये अपील की और कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, पटना से मोतिहारी जा रहे लालू प्रसाद यादव का काफिला मक्के की रोटी और बथुआ साग के लिए रोक दिया गया। दरअसल लालू प्रसाद यादव मोतिहारी जा रहे थे और इस दौरान भगवानपुर में आरजेडी नेता केदार यादव मक्के की रोटी और साग लेकर पहुंचे थे। बताया गया कि लालू जी के यहां से फोन किया गया था कि लालू यादव को साग और रोटी खाने की इच्छा है। फिर क्या था, लालू भक्त केदार यादव रोटी साग लेकर पहुंच गए और इसी दौरान कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखे, जिनका लालू यादव ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया और उसके बाद साग रोटी की पोटली लालू प्रसाद की गाड़ी में रखवा दी गई और उनका काफिला आगे निकल गया। केदार यादव ने बताया कि लालू यादव गरीबों के भगवान हैं और उनके लिए कृष्ण, इसलिए सुदामा बनकर अपने घर से मकई की रोटी और बथुआ का साग बनवा कर लाया। आज लालू बाबू साग और रोटी हम लोग देने जा रहे हैं। लालू बाबू को पसंदीदा चीज है वो। आज लालू बाबू साग रोटी खाएंगे क्योंकि गरीबों के भगवान है और गरीबों के भगवान है, इसलिए गरीब का चीज है। हम लोग आज लालू बाबू को प्रेम से यही मकई की रोटी और साग देंगे। लालू जी ग्रहण करेंगे। बढ़ेंगे आगे। महान योद्धा राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर सियासत सुलग गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सपा सांसद पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के ऐसे लोग जो बाबर और औरंगजेब से खुद को जोड़ रहे हैं और महाराणा प्रताप, शिवाजी राव और राणा सांगा का विरोध कर रहे हैं, उनकी मानसिकता तुष्टीकरण की है। ये देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि ये लोग विदेशी आक्रांताओं को महान मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं, ये लज्जाजनक है। वैसे जो बाबर से अपने को जोड़ रहे हैं, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी और राणा सांगा की का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोग की मानसिकता जो तुष्टीकरण की है वह देश को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशी सुरों के साथ भी सुर मिलाने लगते हैं और विदेशी आक्रांताओं को भी अपना महान व्यक्तित्व मानकर उसकी पूजा करने लगता है। देश इसको देख रहा है और यह बहुत ही लज्जा की बात है और यह बोल आपत्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज में जनसभा करेंगे और इस जनसभा के तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज गोपालगंज पहुंचे हुए हैं। उन्होंने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के दीर्घायु होने के साथ साथ देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। नित्यानंद राय ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाया गया, जबकि बिहार में माता जानकी का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। शंखनाद करने नहीं आ रहे हैं, हमेशा आते रहते हैं। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हो, माननीय रक्षा मंत्री जी हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, पूरे देश भर में उनका दौरा होता रहता है। और चुनाव में तो अभी समय है, यहाँ आए हैं और पार्टी यहाँ कार्यक्रम बनाई है तो आ रहे हैं।
और पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभि राज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस आपसी रंजिश में, रंगदारी या फिर जमीन विवाद में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले खून के धब्बे को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें कि शनिवार शाम अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर सुरभि राज को उनके चैम्बर में जाकर गोली मार दी थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ को कुछ देर बाद इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद आनंद फानंद में उनका इलाज शुरू किया गया और हालत गंभीर देखते हुए उन्हें एम्स भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने साइलेंसर लगी हथियार से डॉक्टर को 5 से ज्यादा गोली मारी थी। वहीं पटना में डॉक्टर की हत्या पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि घटना हुई है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। इस हत्या के पीछे कोई पुराना मामला हो सकता है। वैसे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ लगा है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम कार्रवाई करने में जुटी है। लाल घेरे में आपको नजर आ रहे होंगे ये अपराधी। बाइक पर सवार होकर ये अपराधी एशिया हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं और उसके बाद चैम्बर में जाकर डॉक्टर सुरभि को गोली मार देते हैं। जानकारी के मुताबिक 5 से ज्यादा की फायरिंग की गई है। चूंकि पिस्टल जो है वो साइलेंसर पिस्टल लेकर वहां पहुंचे थे, ऐसे में जो वहां पर मौजूद कर्मचारी थे, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग थे, उन्हें देर से घटना की जानकारी मिली। ये मतलब डॉक्टर पर हुआ है एक घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। घटनाएं तो होती है, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं जो है ये आपसी रंजिश, जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, ये सब का मामला रहता है और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है कि कोई बैठ करके यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो पहले हुआ करता। घटना हुई है, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हुई, लेकिन उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि बिहार में अपराध को लेकर उनका बयान है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। 90 दिन में होगा बड़ा बदलाव, ये उनकी तरफ से कहा गया है और पुलिस को भी निर्देश दे दिया गया है। अपराधी जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। बिहार में खुलकर एनकाउंटर हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 दिन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बिहार में और इसके साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में समझाया जाए। कानून का राज स्थापित पूरी तरह से होगा। हम होली के अगला दिन भी कहे थे और होली दिन भी कहे थे कि जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा में अपराधी को समझाइए, और वो भाषा अब अपराधी को समझाने लगा है। खुल करके इनकाउंटर आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर, और 90 दिन के अंदर बिहार में बड़ा परिवर्तन लॉ एंड ऑर्डर में होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डिप्टी सीएम ने यह बड़ा बयान दिया है, लेकिन अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये मायने नहीं रखता, अपराध कितना करते हैं ये मायने रखता है। पुलिस अपराधी को इनकाउंटर कर रहा है और अपराधी। और देखिए, एलजेपी-आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार के संपर्क में है। अपराध करने वाला कोई भी शख्स हो बख्शा नहीं जाएगा। ये असामाजिक तत्व जो कि चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार और सरकार की छवि को खराब करने की सोच के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी घटनाओं में और इस तरीके की जितनी घटनाएं, जो भी दोषी है बख्शा कतई किसी को नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा सबको होगी, बट हाँ, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसको लेकर भी हम सब लोग चिंतित हैं, उसको लेकर भी हम लोग प्रयास। देखिए, कटिहार में एक सिपाही की अजीबोगरीब करतूत सामने आई है। पूर्णिया के जिला इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात सिपाही सौरभ कुमार पर आरोप है कि वो अपने एक साथी के साथ मिलकर खोए हुए मोबाइल का पहले लोकेशन ट्रेस करवाता था
और मोबाइल धारक को फोन देने से पहले उनसे उगाही करता था। कटिहार के मुफस्सिल थाना में सिपाही सौरभ कुमार और उसके साथी राजा पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने राजा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सिपाही सौरभ कुमार अभी भी फरार है। आते ही हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज करते हुए जो एक्यूज है, एक एक्यूज को हम लोग जेल भेजा है, एक एक्यूज भी फरार है, उसको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक स्टेटमेंट है उन सभी पुलिस कर्मियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कि जो भी डेटा कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है उसको किसी की भी साथ शेयर नहीं करना है, किसी भी तरीके से शेयर नहीं करना है, और मॉनेटरी बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल शेयर नहीं करना है। ऐसी कोई घटना हम लोग की नज़र में आएगी तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। और मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां करीब 1 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। 8 किलो नेपाली अफीम जब्त हुई है। अफीम के साथ 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। मोतिहारी से दिल्ली ले जाया जा रहा था अफीम का ये खेप, जिसे पकड़ लिया गया है। पंजाब में हेरोइन बनाने के लिए ले जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले बिहार एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलो नेपाली अफीम जब्त कर लिया है। आरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां युवक को अगवा कर उस पर कहर ढाया गया। पैसे के विवाद में अगवा किया गया था। पिटाई करने के बाद सिगरेट से उसे जलाया गया। नवादा थाना क्षेत्र के पावरगंज की घटना है। 18 मार्च की सुबह अगवा किया गया था। जबरन गाड़ी में बिठाकर कुछ लोग अपने साथ लेकर गए थे। पार्टनरशिप में चिक्का लिट्टी दुकान था। दोस्त शुभम के साथ पार्टनरशिप की बात कही जा रही है। दुकान में 12 लाख रुपए लगाए थे और नुकसान के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। शुभम और सुमन शुक्ला पर अगवा करने का आरोप है। और बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां हाथ में हथियार लेकर वीडियो बनाया गया है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया। हाथ में हथियार लेकर भोजपुरी गाने पर रील बनाया गया। वीडियो शूट करने के बाद सोशल मीडिया पर इसे डाला गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो युवक जो वीडियो में आपको नजर आ रहा है, उसने अपने हाथ में हथियार लिया है और इसे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर किया है, जिसके बाद से पुलिस की टीम अब कार्रवाई में जुटी हुई है। जांच पड़ताल शुरू हो गई है। अररिया में कल एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मोस्ट वांटेड चुनमुन झा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, लेकिन चुनमुन के घर वालों ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। एसटीएफ की कार्रवाई में अभी हम जिस गांव में मौजूद हैं, इसी गांव और इसी घर में आप तस्वीर देख सकते हैं कि यही घर है चुनमुन झा का, जिसे पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और तस्वीर देखिए कि पलासी थाना क्षेत्र का यह जो है मजलिसपुर गांव है। एनकाउंटर नहीं है, एनकाउंटर ऐसे नहीं होता है, हमको भी पता है। पैर में मारता, सीना में 3-4 गोली ली, भर में पूरा शरीर उसका धज्जी धज्जी कर दिया। एनकाउंटर ऐसे होता है, पुलिस पे केस करेगा, प्रशासन पे केस करेंगे। और जितने भी लोग हैं ना, उनका फोन बोला, फोन से कॉलिंग होता था उनका दोस्त का, तो फोन कहाँ उसका? और पुलिस वाले को जो एसटीएफ टीम को लगा था गोली, उस एसटीएफ टीम कहाँ है? क्यों? एक तनिष लूटकांड में 3 करोड़ का दे दिया। 3 करोड़ मेरा घर देखिए, जब घर का कुर्की हो ही गया था, हम लोग सब कुछ दुख झेल ही रहे थे, मेरा भाई को भी मार दिया। बताइए कितना बड़ा ये हुआ, अब हम लोग कैसे रहेंगे बताइए। ऐसन कुर्की भेले कायल स्थान नरपतगंज में लड़का बजल के दोस्त एक दोस्त बजल के, हाँ नरपतगंज में, जना की मोबाइल में हम वक्त दल के रहते हैं। हाँ। तो हम कहलिए कि बोले कोई दोस्त से हमरा ओते मालूम नहीं भेल। कहिया काल खुना, हाँ काल खाना आ 2 बजे रात में 2 बजे रात में ओकरा मार लखैया। अच्छा, हीरा मोती जानल के तसे पूर्णिया से हीरा मोती लुटल के, तो कता हीरा मोती छै? वो हीरा मोती निकालते हैं ना घर से, जब कुर्की भेले, वारंट भेले, संदूक तोड़ के बगता तो निकालते हैं ना हीरा मोती। कि क्या तनिष्क लूट कांड में जो ज्वेलरी है, क्या वह बरामद हुआ? क्या ऐसे कई सवाल हैं जो परिजन उठा रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप